नेपाल की पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को देश का अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। युवा पीढ़ी के हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद हुए राजनीतिक संकट के बीच उन्हें ये अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल और सेना प्रमुख जनरल अशोक राज की मौजूदगी में हुई बैठक में इस पर सहमति बनी। इस बैठक में जेएनजी के नेता भी शामिल थे। नेपाल में हाल ही में हुए हिंसक प्रदर्शनों में कम से कम 51 लोगों की जान चली गई, जिनमें एक भारतीय नागरिक, 3 पुलिसकर्मी और अन्य नेपाली नागरिक शामिल थे। इन प्रदर्शनों का कारण भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया पर लगाया गया प्रतिबंध था। विरोध प्रदर्शनों के बाद प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया था। सुशीला कार्की, एक परिचय। सुशीला कार्की का जन्म 7 जून 1952 को विराटनगर में हुआ था। उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया और नेपाल की त्रिभुवन यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई की। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत वकालत से की और बाद में कानूनी सुधारों के क्षेत्र में भी काम किया। वह नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश भी रह चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई की, जिनमें चुनावी विवाद भी शामिल थे। इस बीच नेपाल में संसद को भी भंग कर दिया गया है। देश में हिंसा के बाद स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है और पुलिस अपना कामकाज फिर से शुरू कर रही है। प्रदर्शनों के दौरान लगभग 1700 लोग घायल हुए थे, जिनमें से 1000 लोग ठीक होकर घर लौट चुके हैं। बेंगलुरु के शिवाजीनगर पर सियासी संग्राम। बेंगलुरु, कर्नाटक। शहर के बीचों बीच स्थित शिवाजीनगर मेट्रो स्टेशन, जो अपने नाम के साथ मराठा गौरव की कहानी कहता था, अचानक राजनीतिक विवाद का केंद्र बन गया। विवाद तब शुरू हुआ जब कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने घोषणा की कि उनकी सरकार इस स्टेशन का नाम बदलकर सेंट मैरी करने पर विचार कर रही है। ये फैसला सेंट मैरी बेसिलिका में वार्षिक उत्सव के दौरान किए गए एक अनुरोध के बाद लिया गया था। ये खबर हवा की तरह महाराष्ट्र पहुंची और तुरंत ही एक बड़ा मुद्दा बन गई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस कदम की कड़ी निंदा की। उन्होंने सीधे तौर पर इसे छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान बताया। फडणवीस ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि ये पार्टी नेहरू के समय से ही मराठा योद्धा राजा का अपमान करती आई है। उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया किताब का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि नेहरू ने भी शिवाजी महाराज के खिलाफ टिप्पणियां की थीं। फडणवीस ने कहा, मैं सेंट मैरी के नाम पर बेंगलुरु में शिवाजीनगर मेट्रो स्टेशन का नाम बदलने के कर्नाटक सरकार के कदम की निंदा करता हूं। ये छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान है। उन्होंने सिद्धारमैया को सद्बुद्धि देने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करने की बात भी कही, ताकि वे धर्म के आधार पर और मराठा योद्धा के विरुद्ध ऐसा कोई निर्णय न लें। इस बीच कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने इस मामले में बीच बचाव करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अभी सिर्फ एक अनुरोध पर चर्चा की गई है, कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। उन्होंने कहा, अनुरोध करने में कुछ भी गलत नहीं है और हम इस पर विचार करेंगे। इस विवाद ने दोनों राज्यों के बीच एक नया राजनीतिक मोर्चा खोल दिया। जहां एक ओर महाराष्ट्र में मराठा गौरव और सम्मान की बात हो रही थी, वहीं कर्नाटक में स्थानीय धार्मिक भावनाओं और राजनीतिक विचारों का टकराव देखने को मिल रहा था। इस घटना के बाद फडणवीस ने भारतीय राजनीति में विपक्षी नेताओं की मौजूदा स्थिति पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि कुछ नेता भारत की तुलना नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे अशांत देशों से कर रहे हैं, जो कि निराशाजनक है। उन्होंने विपक्ष के स्तर को गिरता हुआ बताया और कहा, आप सरकार के कार्यक्रमों और नीतियों की आलोचना कर सकते हैं, लेकिन समाज और देश की नहीं। शिवाजीनगर मेट्रो स्टेशन का नाम बदलने का प्रस्ताव केवल एक नाम बदलने का मुद्दा नहीं रहा, बल्कि ये दो राज्यों के बीच, दो राजनीतिक विचारधाराओं के बीच और इतिहास तथा वर्तमान के बीच एक बड़ा राजनीतिक संग्राम बन गया। महाराष्ट्र के नगर निगमों में आईएएस अधिकारियों की नियुक्ति। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अब राज्य के 29 नगर निगमों के आयुक्त केवल भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस के अधिकारी ही होंगे। यह फैसला मुख्यमंत्री ने कई छोटे नगर निगमों में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के मामले सामने आने के बाद लिया है। इनमें मीरा भाईंदर और वसई विरार जैसे नगर निगम शामिल हैं। इस निर्णय के पीछे मुख्य कारण भ्रष्टाचार के प्रति सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति है। मुख्यमंत्री ने महसूस किया कि नगर निगमों का नेतृत्व राज्य सेवा या मुख्य अधिकारी सीओ कैडर के अधिकारियों के हाथ में होने से अनियमितताएं बढ़ रही हैं। नए आदेश की मुख्य बातें। राज्य के सभी 29 नगर निगमों में केवल आईएएस अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। मुख्यमंत्री ने शहरी विकास विभाग को नियमों में बदलाव करने का निर्देश दिया है। ये बदलाव आने वाले समय में महाराष्ट्र के नगर निगमों में बड़े फेरबदल की वजह बनेगा। इस फैसले के बाद मुंबई, ठाणे, पुणे, नागपुर जैसे प्रमुख शहरों के साथ साथ बाकी नगर निगमों में भी आईएएस अधिकारी ही कमान संभालेंगे। पहले भी केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 14 नगर निगमों को आईएएस कैडर के अधिकारियों के नेतृत्व में अधिसूचित किया था, लेकिन राज्य सरकार अक्सर राज्य कैडर के अधिकारियों की नियुक्ति करती थी। यह निर्णय विशेष रूप से मीरा भाईंदर नगर निगम एमबीएमसी जैसे मामलों के बाद लिया गया, जहां के पूर्व आयुक्त दिलीप ढोले को धन शोधन के मामले में ईडी की जांच का सामना करना पड़ा।
वसई विरार के पूर्व आयुक्त अनिल पवार भी ईडी की जांच के घेरे में आए थे। ये दोनों अधिकारी राज्य सेवा से थे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के इस कड़े कदम से उम्मीद है कि महाराष्ट्र के नगर निगमों में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी, जिससे आम जनता को बेहतर प्रशासन मिल पाएगा। इस फैसले से राज्य के शहरी विकास विभाग में बड़े बदलाव की संभावना है, जो फिलहाल उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के पास है। क्रिकेट का रोमांच बनाम राष्ट्र की गरिमा, भारत पाक मैच पर अनिश्चितता के बादल। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में टीम इंडिया ने यूएई को रौंदकर अपने एशिया कप अभियान की शानदार शुरुआत की। बाएं हाथ के स्पिनर कुलदीप यादव और ऑलराउंडर शिवम दुबे की घातक गेंदबाजी के सामने यूएई सिर्फ 57 रनों पर ढेर हो गया, जिसे भारत ने 9 विकेट से आसानी से हासिल कर लिया। लेकिन इस जीत का जश्न पूरी तरह से मन भी नहीं पाया था कि ये खबर ने क्रिकेट प्रेमियों को चौंका दिया। भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले हाई प्रोफाइल मैच पर अब अनिश्चितता के बादल मंडरा रहे हैं। इस बहुप्रतीक्षित मुकाबले को रद्द करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका पीआईएल दायर की गई है। उर्वशी जैन के नेतृत्व में 4 लॉ छात्रों द्वारा दायर इस याचिका में भावनात्मक और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं उठाई गई हैं। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि हाल ही में हुए पहलगाम आतंकवादी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच का आयोजन करना राष्ट्रीय गरिमा और जनभावना के साथ खिलवाड़ है। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार याचिका में साफ तौर पर कहा गया है कि क्रिकेट को राष्ट्रीय हित, नागरिकों के जीवन या सशस्त्र कर्मियों के बलिदान से ऊपर नहीं रखा जा सकता। याचिका में राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम 2025 को लागू करने की भी मांग की गई है। अधिवक्ता स्नेहा रानी, अभिषेक वर्मा और मोहम्मद अनस चौधरी के माध्यम से दायर इस याचिका ने भारत पाकिस्तान मैच के भविष्य पर सवालिया निशान लगा दिया है, जिसे अक्सर विश्व क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला कहा जाता है। अब सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हैं, जहां इस मामले की सुनवाई जल्द होने की उम्मीद है। क्या भारत पाकिस्तान का ये महामुकाबला होगा या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात साफ है, इस बार मैदान पर होने वाले संघर्ष से पहले कानूनी और भावनात्मक बहस ने इसे और भी ज्यादा पेचीदा बना दिया है। नेपाल में राजनीतिक उथल-पुथल। नेपाल में छात्रों और युवाओं द्वारा किए गए हिंसक आंदोलन के कारण प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। इस इस्तीफे के पीछे केवल आंतरिक अशांति ही नहीं, बल्कि भारत, अमेरिका, ब्रिटेन और जापान जैसे कई प्रमुख देशों का रुख भी एक महत्वपूर्ण कारण रहा। इन देशों ने ओली सरकार के प्रति कोई सहानुभूति नहीं दिखाई, बल्कि शांतिपूर्ण छात्र आंदोलन को परोक्ष रूप से अपना समर्थन दिया। आंदोलन और हिंसा। पड़ोसी देश नेपाल में छात्रों और युवाओं का आंदोलन मंगलवार को काफी हिंसक हो गया, जिसे संभालने में काठमांडू पुलिस और सैन्य बल विफल रहे। इस हिंसक स्थिति के बाद ही प्रधानमंत्री ओली को इस्तीफा देना पड़ा। यह तय है कि 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके ओली के इस्तीफे का मुख्य कारण ये छात्र और युवा आंदोलन ही था। लेकिन पिछले 12 घंटों के दौरान भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों की प्रतिक्रिया ने उन पर दबाव और बढ़ा दिया। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया। भारत सहित इन देशों ने ओली सरकार के प्रति कोई सहानुभूति नहीं दिखाई। इसके बजाय उन्होंने शांतिपूर्ण छात्र आंदोलन के प्रति अपनी संवेदना प्रकट की। किसी भी प्रमुख देश का समर्थन न मिलने से ओली सरकार के पास विकल्प सीमित हो गए थे। ओली के इस्तीफे के कुछ ही घंटों बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने नेपाल में हो रहे घटनाक्रमों पर गहरी चिंता व्यक्त की और कई युवाओं की जान जाने पर दुख जताया। मंत्रालय ने एक बयान में कहा, हम नेपाल में हो रहे घटनाक्रमों पर करीब से नजर रख रहे हैं और कई युवाओं की जान जाने से दुखी हैं। हम घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना करते हैं। एक करीबी मित्र और पड़ोसी के रूप में हम आशा करते हैं कि सभी संबंधित पक्ष संयम बरतेंगे और बातचीत के माध्यम से शांतिपूर्ण तरीके से मुद्दों को हल करेंगे। दूतावासों का संयुक्त बयान। भारत की प्रतिक्रिया से पहले ही ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, फ्रांस, जापान, कोरिया गणराज्य, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के नेपाल स्थित दूतावासों ने एक संयुक्त बयान जारी किया। इसमें उन्होंने काठमांडू और अन्य क्षेत्रों में हुई हिंसा पर गहरा दुख व्यक्त किया और पीड़ितों के परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की। उन्होंने शांतिपूर्ण सभा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सार्वभौमिक अधिकारों के प्रति अपने समर्थन को दोहराया और सभी पक्षों से अधिकतम संयम बरतने का आग्रह किया। भारतीय नागरिकों के लिए परामर्श। नेपाल की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए भारत ने मंगलवार शाम को अपने नागरिकों के लिए यात्रा परामर्श जारी किया। विदेश मंत्रालय ने दूसरी बार जारी की गई इस सलाह में कहा कि जब तक स्थिति सामान्य न हो जाए तब तक भारतीय नागरिक नेपाल की यात्रा करने से बचें। जो नागरिक पहले से नेपाल में हैं, उन्हें सलाह दी गई है कि वे अपने निवास स्थान पर ही रहें और बाहर जाने से बचें। आपातकालीन स्थिति में नेपाल स्थित भारतीय दूतावास से संपर्क करने के लिए 2 व्हाट्सएप नंबर भी जारी किए गए हैं, 9779806028881 और 9779810326134।